क्लास 10th में आ चुके हो और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और आधा साल निकल चुका है और डर भी बहुत लग रहा है। पर चिंता मत करो, भाई बैठा है, भाई बताएगा आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि आप आपके इन बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे, जितना आप सोच सकते हो उससे अच्छे मार्क्स 92, 93, 95% मार्क्स ला करके आपका, आपके घर वालों का और आपकी फैमिली का नाम रोशन कर पाओ। तो देखो क्या करनी चाहिए चीज़ें जो आपको 10th क्लास में आते ही शुरू कर देनी चाहिए थी, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। पर सबसे पहले क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट साल है, क्लास 10th आपके आपके पूरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट साल है। हम लोग बाकी सब क्लासों की पढ़ाई भूल जाएंगे, आप 12th भूल जाओगे, लेकिन ये जो बेस है ना, ये बेस है, इस बेस के जो जो बिल्डिंग बनती है ना, कोई बड़ी सी बिल्डिंग, वो बेस से बनती है। जो नींव मजबूत बनेगी ना तो बिल्डिंग, तो ऊंची बिल्डिंग बनेगी। अगर नींव कमजोर रह गई ना तो ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो ये जो 10th क्लास है ना, ये आपकी नींव है, और आपको इसको अगर अच्छे से तैयार करना है, इसको मजबूत बनाना है, तो उसको तैयारी में लगना पड़ेगा। साल भले आधे ज़्यादा निकल चुका है, पर अभी भी आप पीछे नहीं हो। अगर आपने अब तक तैयारी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं भी की है ना, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अब से आप आज की तारीख से, आज की डेट नोट कर लो, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज की तारीख से पूरे जी जान से, पूरे मन से लग जाओ, और आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको करनी चाहिए, और जो वो चीज़ें नहीं करनी जो नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि 10th क्लास के, बोर्ड क्लास के बच्चे हर साल करते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे, उनको पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 12th क्लास में आने तक, कॉलेज में आने तक तो बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है। पर 10th क्लास के बच्चों को पता नहीं चलता कि उनको क्या करना चाहिए। उनको मैं बताऊंगा, आपका बड़ा भाई आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। आप केवल याद कर रहे हो, आप रट्टा मारते हो। आपके 7th 8th क्लास तक, 6th क्लास तक चल जाता था कि आपको जो मैम ने बता दिया, स्कूल में सर ने बता दिया, आपने क्वेश्चन के रट्टा मार लिया और आपके पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए, आपकी इमेज अच्छी होती थी क्लास के अंदर। बट अब आपके बोर्ड क्लास से आपके टीचर्स आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे। आपकी कॉपी चेक कौन करेगा? आपके कोई अनजान आदमी चेक करेगा जो आपको जानता भी नहीं है। वो जज कैसे करेगा? आपकी नोटबुक से जज करेगा आपको, वो जो आपने लिखा हुआ है। और आपको पता होगा कि अब सीबीएसई का पैटर्न भी इतना बदल चुका है कि अब आपके वो रटे हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको रटे हुए क्वेश्चन के आपने आंसर लिख दिया सेम टू सेम तो नंबर नहीं मिलने वाले। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो आप स्टार्टिंग से रटने पे ध्यान दो ही मत। पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमको तो रटना तो है ही नहीं, मुझे हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके बेस तक जाना है कि ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है। चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश हो, हर चीज में रट्टा नहीं मारना। रटना नहीं है, ये रट्टाफिकेशन होता है ना, ये रट्टाफिकेशन, इसको तो बंद ही कर दो आप। तो प्रॉब्लम क्या है, अपने क्या करते हैं, अपन एनसीईआरटी बुक उठाई, मैम उसको याद कर लिया, अपन बुक उठाई, अपन उसको याद करने लग गए, या कोई दूसरी बुक उठा ली, आरडी उठा ली, कोई भी आपने कोई सैम्पल उठा ली, उसको रटने लग गए। रटने नहीं है, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो रही है और फिर आपके नंबर आते नहीं है। आप सोचते हो कि सब मैं तो पूरा पढ़ के जा रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन प्री बोर्ड मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे तो हाफ ईयरली मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? और चलो आपको यहाँ तो हो सकता है कि स्कूल वाले आपको मार्क्स दे दे, पर बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे, आपके बोर्ड के अंदर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आप याद करो कि वो पुरानी जो क्लासें थी आपकी वो चली गई, 10th क्लास के अंदर ऐसे नंबर नहीं आते हैं। क्या तरीका है आपको? अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट फर्स्ट, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। चाहे आप जैसे कि फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स के अंदर उस चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो या ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो उन कॉन्सेप्ट को समझो कि वो मिरर में, लेंस में किस टाइप से रे डायग्राम जाते हैं, कैसे वो काम करते हैं। कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो सर्किट के अंदर क्या चीजें हैं, वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर क्या है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीजों को आप जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना, आपको रटने से कोई काम नहीं चलेगा। आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आपने डेरिवेशन याद कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आते पहले आप हिल जाओगे पूरे पूरे, अरे सर ये तो क्या आ गया, ये तो मुझे पढ़ा ही नहीं था मैंने, क्योंकि आपने रट रखा है। ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं ना, उनसे कनेक्ट करो। ठीक है। आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, यहाँ मुझसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करो आप, है ना। कि वो आप प्रॉब्लम जो है वो रियल लाइफ में किस टाइप से होती है, आप क्या देखते हो। आप जैसे कि अभी मैं रेप की बात कर रहा हूँ, तो रेप टेस्ट के अंदर आप लेंस के बारे में पढ़ रहे हो, मिरर के बारे में पढ़ रहे हो, जो आपके रियल लाइफ में रोज काम आने वाली चीजें हैं। आपकी 10th क्लास तो साइंस तो पूरी ऐसी है, आपकी बायोलॉजी के अंदर लाइफ प्रोसेस है, आपके रिप्रोडक्शन है, ये सब चीजें मतलब आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं आपके।
केमिस्ट्री के अंदर भी इतने प्यारे प्यारे चैप्टर हैं आपके, चाहे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो, मेटल नॉन मेटल हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, वो सारी सारी चीजें ऐसी है। मैथ्स के अंदर जो चीजें आपके सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो, स्टैटिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, सारी चीजें ऐसी है आपकी 10th क्लास के अंदर जो आपके रियल लाइफ पे बेस्ड है। बट आपको क्या करना है, उनको उसको कनेक्ट करके पढ़ना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड जो मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं ज्यादातर, वो क्या है, कौन सी सारी मिस्टेक करते हैं, वो लास्ट मिनट पे सैंपल पेपर करते हैं आखिर में, कि सर अभी तो मैं सिलेबस पूरा कर लेता हूँ, फिर दिसंबर जनवरी आएगी ना तब मैं सैंपल पेपर करूंगा सारे सारे। नहीं, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, आपके जो क्वेश्चन करने का तरीका है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो जब तक आप सैंपल पेपर नहीं देखोगे आपको पता कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी कि भाई दिसंबर जनवरी में देखेंगे, इससे नहीं होगा। लास्ट टाइम में क्या होगा, आपको फिर पैनिक आएगा, और मेरे तो इतने पेपर बच गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो क्वेश्चन सोल्व करने ही नहीं आ रहे, ये कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने तो अलग पढ़े थे, यहाँ तो क्वेश्चन ही अलग अलग आ रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी से सैंपल पेपर करना स्टार्ट करो, जो आपको मिल रहे हैं, आपको नए ईयर के वैसे तो अब तो आगे हैं, पर नहीं भी आपको मिल रहे हैं तो पुराने ले लो, पिछले साल के सैंपल पेपर लेके आ जाओ, लेकिन उनको सोल्व करना स्टार्ट करो। उनको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनके आंसर कैसे लिखने हैं। आपने जो नोट्स में पढ़ लिया, आपने जो बुक में पढ़ लिया, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल, क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सैंपल पेपर करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सीखोगे कि आपको एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक दो पेपर हर हफ्ते सोल्व करो, एक वीक के अंदर एक या दो पेपर, और बिल्कुल एग्जाम में जैसे प्रिपरेशन करते हैं ना, जैसे एग्जाम के अंदर जैसे आप देते हो बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करो। 3 घंटे का टाइम निकालो, 6 से 3 बजे तक कोई भी सैंपल पेपर लिया, इसको मैं सोल्व करूंगा बिना फोन के, फोन नहीं लेना, बुक नहीं लेनी, किसी से कुछ नहीं देखना, 3 घंटे एक जगह बैठ करके बिना डिस्टर्ब हुए उस सारे सारे क्वेश्चन करो। फिर आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। और प्रैक्टिस आपको बाद में नहीं करनी, ये आपको अभी करनी है। ये बच्चे करते हैं, ये बाद में सैंपल पेपर कब करते हैं कि जनवरी में करेंगे, दिसंबर में करेंगे। अरे भैया फेब में तो एग्जाम है आपके, कब करोगे आप, जनवरी दिसंबर के अंदर, तो इसको बाद में नहीं करना, ये लेट बिल्कुल भी नहीं करना अपने को। थर्ड जो मिस्टेक है वो अपन जो सब बच्चे करते हैं, ज्यादातर करते हैं, वो है आपकी पुअर प्रेजेंटेशन स्किल। आंसर आपको आता है, ये मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को कहता हूँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बहुत अच्छा आंसर, मतलब वो इंटेलिजेंट है, उसको सब आंसर आते हैं, उसको फॉर्मूलाज याद है, उसको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसको इक्वेशन सारे याद है, रिएक्शन सब याद है, बट फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको इतना अच्छे से याद नहीं है, बट फिर भी उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है आपके आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो अभी तक क्या होता था कि आपके जो स्कूल के टीचर है वो आपके नोटबुक चेक करते थे, आपके एग्जाम की कॉपी चेक करते थे, उनको पता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, तो इसने उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसने थोड़ा अव्यवस्थित लिखा हुआ है, साफ नहीं लिखा हुआ है, तो भी उसको मार्क्स दे देते। बट अब आपके चेहरे की फोटो नहीं लगी हुई, आपकी फोटो नहीं लगी हुई आपके एग्जाम पेपर के अंदर, तो आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको नहीं पता कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, आपने क्या लिखा है। वहाँ आपका सब कुछ आपकी नोटबुक है, आपका पेपर है। तो आपको अगर आंसर लिखना ही नहीं आ रहा है, आपको उसको प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा है, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। तो रफ हैंड राइटिंग, बच्चे क्या करते हैं, रफ जैसे लिखते हैं। मैं देखता हूँ ऑफलाइन के अंदर, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे उसको आता है, इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन उसने आंसर लिखा वहीं पर रफ कर दिया, राइटिंग के अंदर कुछ भी लिख दिया। ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए। वर्क ऐसा होना चाहिए जैसे आईएएस की कॉपी हो, 10th क्लास के बच्चों लेकिन आपकी कॉपी कैसी होनी चाहिए कि एक आईएएस का जैसे आंसर राइटिंग होती है ना, वैसी आंसर राइटिंग होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपकी छोटी मोटी गलतियां भी है बट आपको नंबर मिले। आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। डायग्राम बनाते नहीं है, स्टेप्स प्रॉपर लिखते नहीं है, इनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते तो कैसे होगा? आपको डायग्राम बनाना है, हर आपको क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम बनाने, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, वहाँ पे नोट्स लिखो, बुलेट पॉइंट्स लिखो, इस टाइप के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। मैंने कहा ना, प्रेजेंटेबल होना चाहिए आंसर, प्रेजेंटेबल नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नीट और साफ सुथरी राइटिंग, उसकी प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो। डायग्राम बनाओ, लेबल डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, पॉइंट्स में आंसर लिखो। इन सब की जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, तब आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर अगर मार्क्स नहीं आए तो ज़्यादा ना, आप आपके अभी हाफ ईयरली चल रहे होंगे, या हाफ ईयरली के अंदर आप ट्राई करके देखो इसको, ठीक है? या आपको टेस्ट होते हैं उसमें ट्राई करके देखो। अगर आपके टीचर्स आपको मार्क्स ना दे तो मुझे बताना। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इन चीज़ों को आप नहीं करोगे तो आपका मार्क्स नहीं आता, मुझे बताना, ठीक है ना? करके देखो आप, ठीक है? उसके अलावा जो बच्चे है सबसे ज़्यादा मिस्टेक कौन सी करते हैं, वो क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि भैया टाइम टेबल तो बना लिया हमने, सर टाइम टेबल तो बना लिया हमने, तो फॉलो नहीं होता, वो 2 या 3 दिन ही फॉलो होता है। तो टाइम टेबल पहले तो ऐसा बनाओ कि वो फॉलो हो सके,
एक तो बच्चे क्या करते हैं कि टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं जो फॉलो ही नहीं हो पा रहा। इतना भारी टाइम टेबल बना लिया, अरे सर वो सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात को 12 बजे सोने तक, 1 मिनट की सांस लेने की फुर्सत ही नहीं। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपसे फॉलो हो सके। और एक काम करो, पहले वीकली टाइम टेबल हो, एक हफ्ते की, मैं एक हफ्ते इस तरीके से पढ़ाई करूंगा, फिर उसको आगे जाके उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको आगे बढ़ाओ, इस तरीके से करना चाहिए, है ना। आप क्या करते हो कि बस इसे पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बना लिया आपने, और 24 घंटे के टाइम टेबल के अंदर पूरा पूरा आपको इतने घंटे सोना है, इतने घंटे खाना खाना, इतने घंटे खेलना है, इतने घंटे पढ़ना है, वो सब इतना हो जाता है, पूरा पे हो जाता है आपका दिन, और आपसे कुछ भी नहीं हो पाता। 2 दिन में आप थक जाओगे, 3 दिन में थक जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। क्या करो आप, टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपसे फॉलो हो, ब्रेक रखो उसके अंदर, है ना। अभी तो आपके टाइम है, बट उसको अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो काम होगा, बाकी काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जो 5वीं मिस्टेक है, वो बच्चे क्या करते हैं, वो मिस्टेक है आपके रिवीजन। आपने कितना ही पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने आपकी एनसीईआरटी के अलावा 4 किताबें और पढ़ ली, बट अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया है ना, कोई मतलब नहीं है उसका। इससे अच्छा तो आप एक ही ना पढ़ते। देखो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो आपका वो 4 किताबें 5 किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप 5 बुक्स पढ़ के बैठे हो, आपने ढेर लगा दिया, वो मैंने तो ये भी पढ़ ली, मैंने तो वो भी मेरी कंप्लीट है, मेरी वो भी कंप्लीट है। कुछ कंप्लीट नहीं है भैया। जब तक आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं है। आपके एग्जाम में आप बैठोगे ना, आपको कुछ याद ही नहीं आएगा कि मुझे लिखना क्या है। आपका पेन चलेगा ही नहीं, आपका दिमाग बस खुली चलती रहेगी, अरे यार कहीं तो पढ़ा था मैंने, कहीं तो पढ़ा था, कहीं कहीं पढ़ा ही आएगा, वो याद नहीं आएगा कि कहाँ पढ़ा है मैंने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। टाइम बना करके रिवीजन को, मैं जितना पढ़ लिया उसका फिर रिवीजन करो, फिर उसका रिवीजन पढ़ लिया, फिर उसको फिर से रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको सोच लिया आपने 95% लाने हैं, मुझे 94% लाने हैं, मुझे 97% लाने हैं, तो रिवीजन करना पड़ेगा भैया। रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आपने केवल केवल क्या कर लिया, आपने सारे सारे चैप्टर पढ़ लिए, एक ही बार पढ़ लिए, आपको लग रहा है मुझे याद है, अरे कुछ याद नहीं है आपको। 10 दिन बाद में देखो कुछ भी याद नहीं आएगा उसमें से। आप बैठ के देखो, एग्जाम देके देखो, बिना देखा देखा आपको आंसर नहीं आएगा उसका। रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट बार जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब फर्स्ट बार आपने पढ़ा उस टाइम आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से पढ़ो, उस टाइम पे डिटेल में पढ़ो, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, रट्टा वाला मामला नहीं है। सेकंड बार जब उसको पढ़ते हो तो उस टाइम पे नोट्स बनाओ, उस टाइम पे क्वेश्चन करो, फिर उसके नोट्स बनाओ और फिर उसके क्वेश्चंस करो सारे के सारे। थर्ड बार जब करते हो ना, तब आपको करना है क्विक रिवीजन। क्या करना है, क्विक रिवीजन, ठीक है। और क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपके हाथ के बने हुए जो नोट्स हैं, आपके हाथ के बने हुए जो नोट्स हैं, उसको पढ़ो। जब आप ऐसा करके पढ़ोगे ना, और जब उसका फिर एग्जाम तक आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे क्वेश्चन आएगा ना आपके, आपकी क्वेश्चन उस क्वेश्चन बुकलेट के अंदर आंसर आएगा, आपकी माइंड के अंदर वो आंसर आ जाएगा कि मेरी इस नोटबुक के अंदर, मेरे लेफ्ट साइड के पेज के अंदर मैंने ऊपर डायग्राम बना के आंसर लिखा हुआ है, और उसके नीचे मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, मैंने यहाँ पे उसका फ्लोचार्ट बना रखा है, मैंने यहाँ रेड पेंसिल लिखा था, मैंने यहाँ ग्रीन पेंसिल लिखा था, मैंने यहाँ ब्लू पेंसिल लिखा था। अगर रिवीजन ऐसा होना चाहिए, आपकी जो नोटबुक्स है ना, उनका रिवीजन इतनी बार होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन देखते ही बुकलेट के अंदर आपको याद आ जाए क्या, कि मैंने मेरे वो लगभग लगभग आधी कॉपी भर गई थी, उसके बाद में वहाँ पे मैं लिखा हुआ है, और उसके अंदर मेरे उस पेज के ऊपर मैं राइट साइड में लिखा हुआ है, वहाँ नीचे लिखा हुआ है, वहाँ टेबल बना रखी है, ऐसा याद। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अभी आपसे रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तब होगा, ये नहीं कि सर अभी एक बार पढ़ लेता हूँ, एग्जाम टाइम होगा तब एक बार आपसे रिवीजन कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा भैया। 80% मार्क्स के अंदर और 60% मार्क्स के अंदर कितना फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बट उसके अंदर जो मेहनत है ना, उसका फर्क कितना होता है, वो बहुत कम फर्क होता है। उस आप 80 से 60 पे आ जाओगे अगर ये कुछ चीज़ें आपने कर ली तो। कुछ चीज़ें अगर आपने, ये जो 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, ये 5 मिस्टेक आपने की, तो आप सीधे 80 से 60 आ जाओगे। और आपने 5 मिस्टेक नहीं की तो आप सीधा 80 से 95 पे चले जाओगे, 97 पे चले जाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 80 से 60 पे आना है या 80 से 95 पे जाना है। ये डिसाइड किसको करना है, आपको डिसाइड करना है। क्लास 10th एक ही बार पढ़नी है, जोश से पढ़नी है, और ऐसा नहीं सोचना है कि यार मतलब कि देखो 10th क्लास आपके वापस नहीं आने वाली, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें वापस आ जाएगी, लेकिन ये क्लास वापस नहीं आने वाली। तो इसको आपको उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़नी है, ताकि आपके जब मोहल्ले वाले हैं, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो पेरेंट्स, आपके जो भाई बहन हैं, वो प्राउडली कहेगा मेरा भैया था ना उसके इतने मार्क्स आए थे, मेरी दीदी है ना उनके इतने मार्क्स आए थे, मेरा छोटा भाई है ना मेरे उसके इतने मार्क्स है। आपके जो पापा हैं, आपकी मम्मी है, वो आपके बोल लें कि देखो हमारा बच्चा है, देखो इतना पढ़ता है, इतना मार्क्स आया उसके। इसलिए करना कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है, और ऐसी
और इसके लिए करना कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें नहीं करनी है। जो नहीं करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप ये लोग कर लो, ये चीज़ें कर लो केवल, बस। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके 95% तक ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता।